हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाईसी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 इतिहास में अध्याय 6। अध्याय 6 के अंदर जो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है भारत विभाजन के कारण। अब बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, अब तक हमने जो वीडियो लेक्चर थे उन वीडियो लेक्चरों के माध्यम से कुछ टॉपिकों को समझा था। अब जो ये टॉपिक है इसको हमको बाकायदा एक PDF के माध्यम से, हम हमारी बुक्स के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि बेटा आपको मैं बताना चाहूँगा, भारत का जो विभाजन हुआ, काफ़ी वर्षों तक भारतीयों ने जो संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए, भारत के लोगों के द्वारा जो संघर्ष किया गया, लेकिन भारत का जो स्वतंत्रता के समय भारत का जो विभाजन हुआ वो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दुखद घटना मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि भारत की जो जनता थी उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या किया गया, विभाजन हुआ। इस विभाजन की अगर बात की जाए तो इस विभाजन के अंतर्गत महत्वपूर्ण कारण क्या थे, तो उन महत्वपूर्ण कारणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला है मुस्लिम लीग व जिन्ना की भूमिका। अब मुस्लिम लीग और जिन्ना की भूमिका क्या थी, अब इसके अंदर बात करें। भारत के विभाजन में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग एवं उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना की मुख्य भूमिका थी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांतों पर आधारित मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की। द्विराष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो किस पर मिली थी, दो राष्ट्रों के सिद्धांतों पर मिली थी। एक भारत और एक भारत से अलग हुआ जो राष्ट्र था वो कौन सा था, पाकिस्तान। अब देखिए, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर आधारित मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की। मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के अपने अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की स्थापना की बात कही। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों को एक राज्य बना दिए जाने की बात की। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जो उपयोग हुआ है, बेटा ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता रहता है कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया है, लंदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके साथियों ने किया है। किसके द्वारा किया गया है? चौधरी रहमत अली और उनके साथियों के द्वारा सबसे पहले किसका उपयोग किया गया है? पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया गया है। जब जनवरी 1933 के अंदर, जनवरी 1933 में अब या फिर नहीं पत्रक में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। एक पत्र निकला, उस पत्र के अंदर लिखा हुआ था, जनवरी 1933 का जो पत्र था उस पत्र के अंदर लिखा था, अब नहीं तो कभी नहीं के अंतर्गत पाकिस्तान शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। भारत में 3 मुस्लिम राज्यों की स्थापना की बात की गई। कितने राज्यों की? 3 राज्यों की, मुस्लिम राज्यों की स्थापना की बात की गई थी। पाकिस्तान, उस्मानिया, बंग एवं इस्लाम। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को जोड़कर पाकिस्तान बनाने की बात की गई थी। किस किस को मिलाकर जोड़ना? पंजाब है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, कश्मीर है, सिंध और बलूचिस्तान को जोड़कर किसका निर्माण करना है? पाकिस्तान का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? पाकिस्तान को निर्माण करने की बात कही गई। संपूर्ण बंगाल व आसाम को मिलाकर बंग-ए-इस्लाम, यानी संपूर्ण बंगाल और आसाम दोनों को मिलाकर किसका निर्माण की बात की गई थी? बंग-ए-इस्लाम। एवं हैदराबाद रियासत को उस्मानिस्तान का नाम दिया गया था। 1937 के प्रांतीय चुनावों में, कौन से चुनावों में? प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग को क्या नहीं प्राप्त हुई थी? सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग को क्या नहीं हुई थी? सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1937 में मुस्लिम लीग के संयुक्त सरकार बनाने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया था। और 1937 के चुनावों की सफलता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमों को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने के लिए मुस्लिम जनसंपर्क अभियान भी किया। इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग स्वयं मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि समझती थी। जो मुस्लिम लीग है वो स्वयं को मुसलमानों का एकमात्र क्या समझती थी? प्रतिनिधि समझती थी कि मेरे अलावा कोई भी इनका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मुस्लिम लीग
आगे आगे देखिए, आगे की बात ये आती है कि मुस्लिम लीग एवं जिन्ना पृथकतावादी नीति को अपनाया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों और मुसलमानों पर अत्याचार करने की मनगढ़ंत आरोप लगाकर सांप्रदायिकता की भावना को क्या दिया, बढ़ावा दिया। मनगढ़ंत आरोप लगाए और सांप्रदायिकता की भावना को क्या दिया, बढ़ावा दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या बनाया, मुक्ति दिवस मनाया। अब देखिए, त्यागपत्र दिया 22 दिसंबर 1939 को, तो मुस्लिम लीग ने क्या बना दिया, मुक्ति दिवस बना दिया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हुआ। और जो ये मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है उसको क्या करा गया, रखा गया। कौन सा प्रस्ताव रखा गया, पाकिस्तान के प्रस्ताव को रखा गया। दूसरा कारण जो बेटा निकल कर आता है यहाँ पर, वो आता है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। कौन सा कारण आता है, फूट डालो राज करो की नीति। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का क्या किया, हमेशा से अनुसरण करते हुए रहे और उन्होंने पृथकतावाद को क्या दिया, बढ़ावा दिया। ब्रिटिश सरकार ने अन्य संप्रदायों की उपेक्षा कर मुस्लिमों को क्या किया, पक्ष लिया। 1909 में माले मिंटो अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इसके अनुसार मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व एवं विधान मंडलों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि विधान मंडलों में मुसलमानों को क्या दिया गया, उनकी जनसंख्या के आधार पर क्या दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। अंग्रेज़ों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध एक हथियार के रूप में इसका उपयोग भी किया है। किस रूप में किया है, एक हथियार के रूप में। 1945 में बेबल के कार्यकारिणी परिषद के प्रस्ताव में 5-5 सदस्यों के नाम मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों को देने को कहा। बेबल ने कहा कि आपको कार्यकारिणी के अंतर्गत क्या है, 5-5 सदस्यों के नाम देने। किसको देने, मुस्लिम लीग को भी 5 सदस्य देने और कांग्रेस को भी 5 सदस्यों के नाम देने। जबकि कांग्रेस मुस्लिम लीग की तुलना में अधिक लोगों को क्या देना चाहती थी, प्रतिनिधित्व देना चाहती थी। क्या देना चाहती थी, प्रतिनिधित्व देना चाहती थी। इस प्रकार दोनों को बराबरी का दर्जा देकर मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया गया। जिन्ना ने समस्त मुस्लिम सदस्यों के नाम मुस्लिम लीग को दिए जाने की मांग की गई। कि उसने जिन्ना ने कहा कि आप तो एक काम कीजिए कि मुस्लिम लीग के जो सदस्यों के नाम हैं वो समस्त मुस्लिम सदस्यों के नाम हम ही देंगे। शिमला सम्मेलन में जिन्ना को एक प्रकार से वीटो का क्या प्राप्त हो गया था, अधिकार प्राप्त हो गया था। बेबल ने शिमला सम्मेलन के निर्णयों को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत किए जाने पर शिमला सम्मेलन को क्या कर दिया, समाप्त करने की घोषणा की। अब जब इन चीज़ों को अस्वीकृत कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, तो क्या हुआ, शिमला जो सम्मेलन था उसको समाप्त कर दिया गया। तीसरी बात आती है तुष्टीकरण की नीति। कौन सी आती है, तुष्टीकरण की नीति। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम आवश्यक मानते हुए मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति को अपनाएगी। अब देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को आवश्यक मानते हुए मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। 1916 में लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और विधान मंडलों की 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और विधान मंडलों में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। यह उनकी क्या थी, बहुत बड़ी भूल थी। 1923 से 1933 तक हिंदू महासभा ने लखनऊ समझौते को संशोधित करवाने का प्रयास किया। देश की सांप्रदायिक समस्या का हल करने के लिए गांधी जी ने आरसी फार्मूले 1944 पर जिन्ना से बात की। कौन से फार्मूले पर, आरसी फार्मूले
CR फार्मूले पर 1944 में जिन्ना से क्या की बात की। इस फार्मूले के अनुसार मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना था और युद्ध समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भारत के उन प्रदेशों में जहां मुस्लिम बहुमत है, क्या बेटा, जहां मुस्लिम बहुमत में हैं, जनमत के द्वारा निर्णय लिया जाना था कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं, अथवा नहीं, या तो वे भारत से अलग होना चाहते हैं अथवा नहीं। महात्मा गांधी ने जिन्ना को बार बार मनाने का प्रयास किया और महात्मा गांधी ने जिन्ना को काफ़ी बार मनाने का भी क्या किया, प्रयास किया। गांधी के साथ वार्ता के बाद जिन्ना का महत्व अधिक बढ़ गया। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में भाग लेने के लिए सहमत किए बिना ही 1946 में अंतिम सरकार में सम्मिलित कर लिया गया और 1946 में जो अंतिम सरकार बनी थी उसके अंदर क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए शक्तिशाली बनता गया और कायदे आजम यानी महान संगठनकर्ता कहलाने लगा। अब उसका प्रभाव बढ़ने लगा, तो वह एक शक्तिशाली बनता हुआ गया, कायदे आजम यानी कि महान संगठनकर्ता कहलाने लगा और उसने तुष्टीकरण और उसके द्वारा तुष्टीकरण की जो नीति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम सांप्रदायिकता को क्या मिला, बढ़ावा मिला। अब क्या हुआ, मुस्लिम सांप्रदायिकता को आगे क्या हुआ, बढ़ावा मिला। तीसरा पॉइंट आता है अंतिम सरकार की असफलता। कौन सी, जो अंतिम सरकार थी वह क्या रही, असफल रही। अंतिम सरकार में अगर बात की जाए, अंतिम सरकार में लीग पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने एवं कांग्रेस को दुर्बल करने के लिए सम्मिलित हुई थी। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की मांग को मजबूत करना चाहती थी और कांग्रेस को क्या करना चाहती थी, दुर्बल करना चाहती थी। इसमें लीग ने अपने द्वितीय श्रेणी के नेताओं को प्रतिनिधित्व के लिए भेजा। इन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के कार्यों में बाधा डाली। अंतिम सरकार से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर सरकार चलाना असंभव है। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मिलकर सरकार को नहीं चला सकती हैं, ठीक है। उसके पश्चात सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को। इसके परिणाम स्वरूप देश के कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। बंगाल की मुस्लिम लीग सरकार ने इसे रोकने के स्थान पर उपद्रवियों की क्या करी, सहायता की। सांप्रदायिक दंगों की भीषणता एवं इसके विस्तार को देखते हुए गांधी, नेहरू और पटेल ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। जब इसकी स्थिति भीषणता, सांप्रदायिक दंगों की भीषणता को देखा, इसके विस्तार को देखा, तो विस्तार को देखते हुए नेहरू, गांधी और पटेल ने भारत के विभाजन को स्वीकार करना क्या कर लिया, विभाजन को स्वीकार कर लिया कि भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अगर हम भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि कांग्रेस को या तो विभाजन को स्वीकार करना है अथवा आत्महत्या करनी है। माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को भारत विभाजन के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो माउंटबेटन है उन्होंने नेहरू और पटेल दोनों को भारत का विभाजन करने में क्या विभाजन करने के लिए तैयार करा और तैयार करने में माउंटबेटन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित नेहरू ने कहा, निश्चय ही हमारा ये दोष है कि हमें अपनी कमजोरियों का ही दंड भुगतना पड़ रहा है। नेहरू जी कह रहे हैं कि हमारा स्वयं का दोष है कि हम अपनी खुद की कमजोरियों का दंड भुगतना पड़ रहा है।
लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत को तोड़फोड़ पैदा करने के लिए सोच समझकर जो किया उसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। दूसरे सभी घाव बढ़ जाएंगे, किंतु यह घाव कहीं लंबे समय तक रिश्ता रहेगा। कि दूसरे घाव तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो घाव दिया है ये काफ़ी लंबे समय तक हमारे लिए रिश्ता हुआ चलेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के कारण तथा भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व। अब देखिए, भारत की स्वतंत्रता भारतीयों के वर्षों का संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम थी। भारत को स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिली थी, काफ़ी वर्षों तक संघर्ष किया है, त्याग किया है, बलिदान किया है, उसका ही परिणाम थी। इसमें विभिन्न वर्ग के लोगों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों ने क्या दिया, योगदान दिया है। भारत की आज़ादी के संघर्ष में बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर, पूंजीपति, व्यापारी, जमींदार, युवाओं, छात्रों, शिक्षकों आदि की बहुत बड़ी संख्या में क्या रही है, जिम्मेदारी रही है, भाग लिया है। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरक तत्व निम्न हैं। क्या क्या तत्व हैं? पहला है द्वितीय महायुद्ध के बाद इंग्लैंड की स्थिति का दुर्बल होना। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ, इंग्लैंड की जो स्थिति है वो कैसी होती हुई चली गई, दुर्बल होती हुई चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के में मित्र राष्ट्रों के साथ इंग्लैंड विजयी हुआ, किंतु युद्ध के बाद वह द्वितीय सैनिकी शक्ति बनकर रह गया। लेकिन वो क्या रह गया, विजय तो प्राप्त कर ली मित्र राष्ट्रों के साथ, लेकिन वो विश्व में क्या हो गया, वह युद्ध के बाद द्वितीय सैनिकी शक्ति ही बनकर रह गया। युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरकर विश्व में आए। जो सोवियत संघ है और अमेरिका है, सोवियत संघ किसे कहा जाता था, रूस को पहले। तो ये दोनों उभरकर क्या हुए, सामने एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए, विश्व के समक्ष आए। इंग्लैंड की आर्थिक एवं सैनिक स्थिति क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति के साथ में सैनिक स्थिति है वो भी कमज़ोर होती हुई चली गई। अमेरिका एवं चीन इंग्लैंड पर भारतीयों को सत्ता सौंपने का क्या डाल देते हैं, दबाव डाल देते हैं। इधर अमेरिका भी डाल रहा है, इधर चीन भी डाल रहा है कि भारतीयों के हाथ में क्या सौंपी जाए, सत्ता सौंपी जाए। इंग्लैंड के लिए विश्व जनमत की अवहेलना करना कठिन होता जा रहा था। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से भी इंग्लैंड क्या था, चिंतित था। रूस की सहानुभूति स्वतंत्रता प्राप्ति करने वाले देशों के प्रति थी, और रूस जो था वो अपनी सहानुभूति किनके साथ दे रहा था, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले जो देश हैं उनके साथ में अपनी क्या दे रहा था, सहानुभूति दे रहा था। तो इसी समय क्या हुआ बेटा, इंग्लैंड में एक सरकार आई, इंग्लैंड में लेबर दल की सरकार का बनना। अब क्या हुआ, इसी समय इंग्लैंड में लेबर दल की सरकार बनी। मई 1945 के चुनाव में इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार बनकर सामने आई। कौन से दल की बनकर आई, श्रमिक दल की सरकार बनकर आई। श्रमिक दल ने अपने घोषणा पत्र में भारतीयों की समस्या को हल करने का वचन दिया था। किसका, अपने घोषणा पत्र में कहा था उन्होंने, हम भारतीयों की जो समस्या है उनका क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ब्रिटेन ये जानता था कि भारत पर अधिक दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता। जो भारत है उस पर अधिक दिनों तक हम क्या नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते थे। अंत है, ब्रिटेन को भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने संसद में घोषणा की कि उनकी सरकार अधिकाधिक जून 1948 तक शक्ति का हस्तांतरण भारतीयों के हाथों में कर देगी। लास्ट कब तक दे देगी, जून 1948 तक शक्तियों का हस्तांतरण किसको कर दिया जाएगा, भारतीयों को कर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना में विद्रोह की भावना। अब देखिए, भारतीय सेना में राष्ट्रीय भावना क्या हो गई थी, तीव्र हो गई। जो राष्ट्रीय भावना थी वो क्या जा रही थी, बढ़ती हुई जा रही थी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया। जो आज़ाद हिंद फौज है उसने क्या किया,
जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध क्या किया, युद्ध किया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई के लिए भारत में चल रहे आंदोलन में अंग्रेज अधिक चिंतित हो गए। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसेना विद्रोह किया गया। कौन सा विद्रोह किया गया? नौसेना विद्रोह हुआ है 18 फरवरी 1946 को। नौसेना, थल सेना और वायुसेना में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बढ़ती भावना से अंग्रेज़ों को यह विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना पर निर्भर होकर शासन नहीं कर सकते हैं और ब्रिटिश नौकरशाही का मनोबल भी गिर रहा था। तो भारतीय अधिकारियों की वफादारी के प्रति अंग्रेज़ों के प्रति बदलती हुई जा रही थी और भारतीय जो अधिकारी हैं उनकी जो वफादारी है वो भी किसके प्रति बदलती हुई जा रही थी? अंग्रेज़ों के प्रति बदलती हुई जा रही थी। अब आता है बेटा सांप्रदायिक दंगे। जिस मुस्लिम लीग को संरक्षण देकर अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाया, वही मुस्लिम लीग अब उनके नियंत्रण में नहीं रही। उनके क्या नहीं रही? नियंत्रण में नहीं रही। सांप्रदायिक दंगों के अन्य स्थानों पर फैलने से अंग्रेज़ों की कानून व्यवस्था बनाए रखना क्या होता जा रहा था? कठिन होता जा रहा था। जब सांप्रदायिक दंगे फैलते हुए जा रहे थे तो अंग्रेज़ों के लिए जो कानून व्यवस्था थी उसको बनाए रखना भी क्या हो गया? कठिन हो गया। प्रशासनिक, पुलिस एवं सैनिक अधिकारियों भी सांप्रदायिकता के प्रभाव में आने लगे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ने की तिथि आगे लाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। क्या कर दी? 15 अगस्त 1947। जब हालत बिगड़ती हुई जा रही है तो आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ने की जो तिथि क्या कर दी? 15 अगस्त 1947 कर दी। 1945-46 में ब्रिटिश राज विरोधी लहर का विस्तार होता गया। अंततः अंग्रेज़ों को बेइज्जत होकर भारत से जाना पड़ा। भारत की बिगड़ती हुई स्थिति तथा भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना ने जन आंदोलन को रोक पाने में अपनी असमर्थता को देखते हुए अंग्रेज़ों को शीघ्र ही भारतीयों को सत्ता क्या करनी पड़ी? हस्तांतरित करनी पड़ी। जो अंग्रेज़ थे उनको भारतीयों को क्या करनी पड़ी? जो सत्ता है उसको क्या करना पड़ा? शीघ्र ही हस्तांतरित करनी पड़ी। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक था हमने क्या पढ़ा था? भारत विभाजन के कारण पढ़े थे। आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बाय सूर्यकांत सर। तो मेरे को लगता है कि ये जो टॉपिक मैंने आपको जो समझाया है वो टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हम जिस टॉपिक को जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम जो होगा वो टॉपिक कौन सा होगा? वो जो टॉपिक होगा वो होगा देसी रियासतों का भारत में विलय। और देसी रियासतों के भारत में विलय के साथ ही आपका अध्याय 6 कंप्लीट हो जाएगा। और अध्याय 6 कंप्लीट होने के बाद में हम लोग क्या प्रारंभ कर देंगे बेटा? रिवीजन प्रारंभ कर देंगे। क्या प्रारंभ कर देंगे? रिवीजन। वापस हम पहले पार्ट से आपका रिवीजन चालू कर देंगे। जो बाकी के जो चैप्टर हैं वो आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, देसी रियासतों का भारत में विलय। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।